हेलो जी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट। चैप्टर 8 में ना ऐसे 700 की सीरीज है। 700, 701, 705, 706, 710, 720 को छोड़ के सारी सीरीज है। फिर ऐसे 299 है, ऐसे 200, ऐसे 600 है। कारों का एक अच्छा खासा पार्ट है और कुछ सेक्शन 143 वाली चीज़ है। ये आपका बड़ा सा चैप्टर 8 है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नंबर का आता है और बहुत ही इजी है। भैया ये चैप्टर इजी, वो 710 में कंपैरेटिव चीज़ें पूछता है, कैम पैराग्राफ, यूएम ओएम पैराग्राफ, सर कुछ समझ नहीं आता। कारों को रट्टा मारना पड़ेगा एकदम, 21 के 21 क्लोज भैया याद नहीं रहते। भैया रिपोर्ट में 14 के 14 एलिमेंट्स याद नहीं रहते, कैसे याद हो? चिंता मत करो, चिंता मत करो, भाई आया है, करा के जाएगा। मुझे तुम्हारी सारी समस्याएं पता है। ये फोटो मैंने अपनी प्रमोशन के लिए नहीं छापी है, कहानियां हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि भैया ये चैप्टर भी मैं तुम्हें याद करा के भेजूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। ठीक है जी। मैं तुम्हारे लिए रिलायंस की रिपोर्ट निकाल के लाऊं ताकि मैं तुम्हें दिखाऊं कि ओरिजिनल लाइफ में, रियल लाइफ में रिपोर्ट कैसी दिखती है। उसको पढ़ाऊंगा कि देखो जो जो चीज़ें लिखी हैं वो तुम्हें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। भैया रिवीजन वीडियो में पढ़ा दो कि हमारे टीचर ने तो क्लास में नहीं सिखाया। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता आप जहाँ से भी पढ़े, आपके टीचर ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। फ़र्क ये पड़ता है कि क्या आप आगे चीज़ें जानना चाहते हो। तो उन्होंने करा दिया या मैंने करा दिया, एक ही बात है, तुमको तो सीखने को मिल गया, है ना जी। तो हम यहाँ से सीख लेंगे, रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, याद करना भी बताऊंगा, सारी चीज़ें हम याद करके जाएंगे। ये नोट्स सर मिल जाएंगे क्या? मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल @CA with चिराग पे आप जाओगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आपको नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है जी। आपका काम, ये सब काम मेरा है कि यार आपको समझाना, आपको याद कराना, आपको ये चैप्टर इजी बना के देना मेरा काम है। आपका काम क्या है? वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करना। वीडियो को पोस्ट करके अभी के अभी कमेंट करो कि भैया विल डेफिनेटली स्कोर इन एग्जामिनेशन इन ऑडिट, और हम इस वीडियो को उसके बाद चालू करेंगे। ठीक है जी, करो पोस्ट, लिखो कि वी विल डेफिनेटली स्कोर एन एग्जामिनेशन इन ऑडिट। मैं तुम्हें जैसे जैसे बताते जाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं तुम्हें इस वीडियो में मार्क करा दूंगा, पढ़ाऊंगा कि भैया क्वेश्चंस किस तरह से लिखे जाते हैं, कैसे लैंग्वेज को तुम पहचानोगे, हर एक चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज एसए 700 के साथ। एसए 700 क्या बोलता है? एसए 700 का काम है फॉर्मिंग एंड ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो पार्ट हैं इसके नाम में ही, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर्मिंग एन ओपिनियन में बहुत छोटा पार्ट है, वो कुछ कुछ चीज़ें बताएगा कि भैया एक ऑडिटर जो है क्या क्या चीज़ें देखता है, उसके बाद अपनी ओपिनियन बनाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं। दूसरा पार्ट है रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट आता है कि पहले टाइटल आएगा, फिर एड्रेस आएगा, फिर क्या आएगा, A to Z चीज़ें। ठीक है जी। तो ये तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी पार्ट है। पहले इस ब्लू वाली लाइन का मतलब है कि आपको इस पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इस पे से कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं और आने के चांसेस भी कम है। कंसिस्टेंसी कंपेरेबिलिटी बोलता है कि भैया जब आप एक ऑडिट रिपोर्ट दोगे तो उसका एक ही फॉर्मेट रखना। अगर आप एक ही सेम फॉर्मेट रखोगे तो उससे क्या होता है, कंसिस्टेंसी आती है, कंपेरेबिलिटी आती है कि लोग जो हैं 50 शेयर होल्डर्स अगर देख रहे हैं कि भैया 50 सीएज ने ऑडिट करी है अलग अलग कंपनीज की, तो सबकी रिपोर्ट सेम फॉर्मेट में है, तो उनको बहुत इजी हो जाएगा कंपेयर करना कि भैया इस रिपोर्ट में कुछ अलग है क्या, उस रिपोर्ट में कुछ एडिशनल है क्या। कंसिस्टेंसी आती है, कंपेरेबिलिटी आती है और ऑडिटर की कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ती है, रिपोर्टिंग वैल्यू बढ़ती है। ज़्यादा कंसिस्टेंसी आती है, भरोसा बढ़ता है सामने वाले का कि भैया इंटरनेशनली भी यही चीज़ें हो रही हैं, हमारे यहाँ भी यही चीज़ें हो रही हैं, सेम स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है, सेम तरह की रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी आके फिर हमारे रिपोर्ट को समझ पाएगा। तो बस इसीलिए हमने एसए 700 बनाया, क्योंकि रिपोर्ट का फॉर्मेट अगर सेम होगा तो उससे बहुत तरह तरह के फ़ायदे होंगे, भरोसा बढ़ेगा लोगों का। ऑब्जेक्टिव क्या है? वही फॉर्म एन ओपिनियन और एक्सप्रेस थ्रू अ रिटन रिपोर्ट। फॉर्म एन ओपिनियन ऑडिटर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, कह रहे हैं कि ऑडिटर को ना ओपिनियन बनाने के लिए किस चीज़ के ऊपर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स AFRF के हिसाब से बनी है कि नहीं बनी, उसको कंक्लूड करना पड़ता है। क्या उसके पास रीजनेबल एश्योरेंस आ गई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है। कह रहे हैं कंक्लूजन बनाने के लिए उसको क्या क्या चाहिए,
एक तो उसको एविडेंस चाहिए, और एविडेंस मैंने तुम्हें समझाया था पहली रिवीजन वीडियोस में, एविडेंस जब भी मैं बोलूँ तो एविडेंस हमेशा कैसा होगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, हमेशा। आज बता दिया है, मरते दम तक याद रखना, सीए का एविडेंस हमेशा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होगा, चाहे वो रिव्यू कर रहा हो, चाहे वो ऑडिट कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। ठीक है जी, एविडेंस हमेशा होगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। दूसरी चीज़ वो देखेगा जो गलतियां उसको मिली क्या वो मटेरियल है, चाहे वो इंडिविजुअली, चाहे छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां मिला के इन अग्रीगेट, कहीं मटेरियल तो नहीं। और तीसरा वो कुछ इवैल्यूएशंस को ध्यान में रखेगा। इवैल्यूएशंस मतलब देखो, इवैल्यूएशंस बाय द ऑडिटर, ऑडिटर क्या क्या चीज़ें इवैल्यूएट करेगा। ऑडिटर देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएफआरएफ के हिसाब से बनाई हुई है कि नहीं बनाई हुई। फिर वो इवैल्यूएट करेगा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स यानी कि एंटिटी ने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज चूज करी है, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, फीफो, वेटेड एवरेज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो भी चूज करे हैं, 5% प्रोविजन, 50% प्रोविजन, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर्स जो भी दिए हैं, वो सब सही फेयर प्रेजेंटेशन को ध्यान में रख के दिए हैं, या प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में अकाउंटिंग पॉलिसीज या अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाए हैं कि WSLM पर तो ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा तो मैं WDV लगाती हूँ ताकि प्रॉफिट ज़्यादा है। 5% प्रोविजन ही बना देते हैं ताकि प्रोविजन कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा है। कहीं ये सब चीज़ें तो नहीं कर रखी मैनेजमेंट ने। ऑडिटर देखेगा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स और देखेगा कि क्या मैनेजमेंट की जजमेंट में पॉसिबल बायस है, कि क्या मैनेजमेंट जहां भी जजमेंट लेती है, फॉर एग्जांपल ऑडिटर ने 10 गलतियां निकाल के दी, मैंने ऑडिटर ने कहा कि मैनेजमेंट देखो ये 10 गलतियां हैं, मैनेजमेंट ने 5 ठीक करी, 5 ठीक करी नहीं, 5 भी कौन सी ठीक करी, जिनसे प्रॉफिट बढ़ रहा था, जिन 5 से प्रॉफिट कम हो रहा था वो कराई नहीं, कह रही मैनेजमेंट इमटेरियल है सर, इसको छोड़ दो। तो क्या मैनेजमेंट की जजमेंट में कोई बायस है, ऑडिटर ये देखेगा, इवैल्यूएट करेगा। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर इसने कुछ और बातें फिर से कही हुई है, कह रहे मैनेजमेंट ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम बहुत सारी जजमेंट लेती है, बहुत सारे डिस्क्लोजर्स करती है। ऐसे 260 की वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, कम्युनिकेशन विद TCWG। ऐसे 260 में हमने बताया कि हम 3 मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। लाओ दिखा देता हूँ मैं तुम्हें एक बारी फटाफट से। देखो मैंने आपको बताया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग एंड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को लेके, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं ऐसे 260 में। ऐसे 260 बताता है अ डिस्कशन ऑन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस, कि आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लगाए हैं वो अच्छे हैं कि नहीं, और आप कंसीडर करोगे कि कहीं मैनेजमेंट पॉसिबल बायस तो नहीं है मैनेजमेंट अपनी जजमेंट में। क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या आ रहा है, लैक ऑफ न्यूट्रलिटी का, कि छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां छोड़ दी मैनेजमेंट ने, या छोटी छोटी जगह पे मैनेजमेंट ने वो पॉलिसीज यूज करी हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं है, जो सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए करी जा रही। तो उसका सबका मिला के क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या वो इफेक्ट मटेरियल बन रहा है कि नहीं बन रहा, कहीं उस इफेक्ट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड तो नहीं हो जा रही। ये सारी चीज़ें ऑडिटर देखेगा। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में बस आप इतना याद रखो, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स APAEAD मैनेजमेंट ने सही लगाए हैं कि नहीं, और कहीं कोई पॉसिबल बायस तो नहीं मैनेजमेंट की जजमेंट में, मैनेजमेंट बायस्ड तो नहीं है कि भैया मेरे प्रॉफिट बढ़ेंगे, जिस भी जजमेंट से मेरे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं मैं उस जजमेंट को लूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। ऑडिटर को पता कैसे चलेगा कि लैक ऑफ न्यूट्रलिटी है, वही जो मैंने आपको बताया कि भैया सिलेक्टिव करेक्शन करी मैनेजमेंट ने मिसस्टेटमेंट की, 5 गलतियां ठीक करी, सिर्फ वो वाली जिनसे कि प्रॉफिट बढ़ रहा था। ठीक है जी। और एस्टिमेट्स में आपको लग रहा है कि बायस है कि 15% प्रोविजन बनना चाहिए था लेकिन मैनेजमेंट बना 5 ही रही है। ऐसे 540 भी बताता है कि एस्टिमेट्स के दौरान मैनेजमेंट क्या क्या जजमेंट्स लेती। हमारी पूरी बैलेंस शीट, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का 25 से 30% प्रोविजंस में आता है। अलग अलग तरह के प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर कंटिजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर वारंटी लायबिलिटी, अलग अलग तरह के प्रोविजंस में 25 से 30% का अमाउंट आता है। तो मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत गड़बड़ कर सकती है। ऑडिटर को देखना है कि कहीं मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेते टाइम बायसनेस तो नहीं दिखाई। ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस बाय द ऑडिटर। उससे पहले मैं तुमको कुछ कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन टू क्या बोलता है,
Auditor shall evaluate whether the financial statement are prepared in all material aspects in accordance with the requirements of AFRF. ऑडिटर को देखना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स AFRF के हिसाब से बनी है. इवैल्यूएशन शैल इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बायस. अब इन्होंने क्या करा, ये पूरा जितना भी मैंने हाईलाइट कर रखा है ये पूरा इन्होंने इस लाइन में दे रखा है. देखो, ही शैल इवैल्यूएट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद AFRF और ही शैल इंक्लूड अ कंसिडरेशन ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड बायस इन मैनेजमेंट जजमेंट. फिर उसने लास्ट में क्या बोला, डिस्कस स्टेटिंग क्लियरली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिस. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिस आप बता दो तो आपको ये वाली चीजें बता के आनी. एक बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना अपनी किताब के पहले पन्ने पे ताकि तुम्हें याद रहे कि क्वेश्चन तुमने पढ़ा, क्वेश्चन उसने किस तरह से दिया. एक स्टेटमेंट दी इन्वर्टेड कॉमा में, है ना, और फिर बोला डिस्कस स्टेटिंग क्लियरली दिस टॉपिक. तो जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तुम अपना आंसर स्टार्ट करोगे सेम स्टेटमेंट से, यहां से कॉपी करोगे पूरी स्टेटमेंट और फिर आगे का आंसर तुम लिखना चालू करोगे. बात समझ में? ठीक है. उसको लगेगा कि भैया तुम तो बुक की लैंग्वेज रख के आए हो, तुमको आता है बुक की लैंग्वेज जैसे लिख रहे हो, क्योंकि आंसर की में भी इसी तरह से लिखा होगा. आंसर का पार्ट तो ये है ही ना, ये सारी चीज़ें तो लिखी हुई हैं उसमें क्वेश्चन में. उसने क्वेश्चन में लिख के दे दी का मतलब ये तो नहीं है कि मैं आंसर में नहीं लिखना. तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को हमेशा तुम स्टेटमेंट से स्टार्ट करोगे और फिर अपना आंसर लिख के आओगे. तो तुमने पहले ये सारा लिख देना है, उसके बाद तुम ये लिखोगे. ठीक है जी. फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इन कंसिडरिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिस ऑडिटर में बिकम अवेयर ऑफ पॉसिबल बायस इन मैनेजमेंट जजमेंट. Auditor may conclude that lack of neutrality together with uncorrected misstatement cause the financial statement to be materially misstated. ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये वाला पार्ट, इन कंसिडरिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिस ही में बिकम कि मैनेजमेंट ने कहीं कहीं पॉसिबल बायस कर रखे हैं. उसको क्या देखना है, इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी, cumulative effect of lack of neutrality together with uncorrected misstatements कि कहीं इन चीज़ों की वजह से तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिस्टेट नहीं हो जा रही. एक्सप्लेन बोल रखा आगे, एक्सप्लेन एंड एनालाइज इंडिकेटर ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी. आपको बताने इंडिकेटर्स ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी, ये रहे आपके इंडिकेटर्स ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी. ठीक है. तो अब आपको ये वाला सारा पार्ट बता के आना है, ये वाला सारा पार्ट आपको बता के आना है. ठीक है जी. समझ में आ रहा है क्वेश्चंस कहाँ से लिखे हुए हैं? यहीं से इसने स्टेटमेंट उठा रखी है, कहीं अलग से नहीं उठा रखी. स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस बाय द ऑडिटर. क्वेश्चन 8 क्या है, कह रहा है एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक स्पेसिफिक इवैल्यूएशन व्हाइल फॉर्मिंग एन ओपिनियन इन ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिटर को स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस करनी पड़ती है. ये बता रहे क्या स्पेसिफिक इवैल्यूएशन करनी पड़ती है. उसको देखना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने अकाउंटिंग पॉलिसीज को एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया है, क्या मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया है कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करी है, कौन सी अप्लाई करी हुई है. ठीक है. जो सी भी सिलेक्ट करी है, अप्लाई करी है, वो कंसिस्टेंट तो है ना, AFRF के हिसाब से लग तो सकती है ना, अप्रोप्रिएट तो है ना. एस्टिमेट्स जो भी बनाए हैं वो रीजनेबल है. इन्फॉर्मेशन जो भी प्रेजेंट करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो रेलिवेंट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, यानी कि सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, भरोसेमंद इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. Financial statement provide adequate disclosure to enable the intended user to understand the effect of material transaction. कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह से बनाई होनी चाहिए कि यूज़र को समझ में आए कि अगर हमने कोई इंपॉर्टेंट यानी कि मटेरियल ट्रांजैक्शन करी है तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे. हमने कोई एक्विजिशन करा, हमने कोई पार्ट सेल ऑफ करा, कोई एंटिटी का बिजनेस सेल ऑफ करा, तो वो दिखे कि भैया ये एक मटेरियल ट्रांजैक्शन है, इसका क्या इफेक्ट आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे. टर्मिनोलॉजी जो यूज़ करी जानी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है. P&L अकाउंट की जगह स्टेटमेंट ऑफ P&L यूज़ करा जाना चाहिए, जो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ करी जानी चाहिए. ये सारी चीज़ें एक ऑडिटर देखता है. पॉलिसीज सही होनी चाहिए, AFRF के साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एस्टिमेट्स रीजनेबल होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल होनी चाहिए, डिस्क्लोजर्स सारे एडिक्वेट हो कि यूज़र को सारी मटेरियल ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट समझ में आए, और टर्मिनोलॉजी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. बात समझ में आती है?
ठीक है जी। फिर दो चीज़ें हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ये बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है, देखो अभी आ जाएगा तुमको समझ में। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या बोलता है? फ्रेमवर्क तुम लोग समझते हो, AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, AS, इंड AS, जो भी बेंचमार्क्स बनाए गए हैं, जो भी ढांचा है, फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा, जिस भी ढांचे में हमें फाइनेंशियल चीज़ों को रिपोर्ट करना है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कह रहे एक फ्रेमवर्क होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। देखो यहाँ तक की लैंग्वेज दोनों की सेम है। देखो, फेयर presentation framework is used to refer to a financial reporting framework that requires compliance with the requirements of framework. Used to refer to a financial reporting framework that requires compliance with the requirements of a framework. एक ऐसा फ्रेमवर्क जो बोलता है कि फ्रेमवर्क के रिक्वायरमेंट को पूरी करो। फ्रेमवर्क दो टर्म में यहाँ पे यूज किया गया। एक तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहला वाला फ्रेमवर्क बोल रहा है कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो बोलता है कि आप फ्रेमवर्क यानी कि AFRF यानी कि AS, इंड AS, ये वाला फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट करता है AFRF को। ये बोलता है कि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क दोनों ही बोलते हैं कि आप AFRF के रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब फेयर प्रेजेंटेशन में दो चीजें एक्स्ट्रा हैं कि आप डिस्क्लोजर्स दे सकते हो बियॉन्ड दोज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड। अगर AFRF ने बोला है कि आपको 6 डिस्क्लोजर देने हैं तो आप 10 भी दे सकते हो अगर आपको लगता है कि भैया यूजर को जानना जरूरी है। दूसरा, आप डिपार्ट कर सकते हो फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ अ फ्रेमवर्क कि भैया इसने अगर बोला है कि 6 डिस्क्लोजर देना है और आपको लगता है कि भैया मेरे को 4 ही देने चाहिए, 2 से अगर मैं दूंगा तो कंपनी के ऊपर नुकसान आ सकता है, शेयर होल्डर्स का नुकसान हो सकता है, तो उस 2 को आप स्किप भी कर सकते हो। ये बोलता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको अपनी जजमेंट लगानी है और बताना है कि भैया प्रेजेंटेशन फेयर हुई कि नहीं हुई। आपको बस ये देखना है कि सब कुछ सही होना चाहिए, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, फेयर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में बस यही दो चीजें नहीं आती है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क बोलता है कि भैया जैसा AFRF ने बोला है आप वैसा वैसा करो। फेयर प्रेजेंटेशन बोलता है कि जैसा AFRF ने बोला वैसा वैसा करो, प्लस में अगर आपको लगता है कुछ एडिशनल दिखाना चाहिए तो आप एडिशनल दिखा लो, कुछ आपको लगता है कि भैया डिपार्ट करना चाहिए तो आप डिपार्ट भी कर सकते हो। क्या आज आपको फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस के बीच का फर्क समझ में आ गया? आ गया तो वीडियो को पोस्ट करके मेरे को नीचे बता दो कि भैया आज पहली बार समझा फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क के बीच का डिफरेंस। ठीक है जी। फिर आपको ओपिनियंस के बारे में पता होगा। अनमोडिफाइड ओपिनियन, कितनी तरह की ओपिनियन होती है? लो जरा एक बारी बता देता हूं मैं तुम्हें। एक होती है अनमोडिफाइड ओपिनियन, एक होती है मॉडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड का मतलब होता है क्लीन ओपिनियन, जिसमें हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, एकदम चकाचक है, ओके रिपोर्ट। मॉडिफाइड ओपिनियन में 3 तरह की चीजें आती हैं, एडवर्स, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर। ठीक है जी, यानी कि हमें कुछ तो गड़बड़ी मिली है, कोई तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिली है। बात समझ में आई? तब हम जाते हैं मॉडिफाइड रिपोर्ट पे। मॉडिफाइड ओपिनियन कवर है आपकी एसए 705 में। हम बोलते हैं कि मेजरली ऑडिट में ना सिर्फ 2 ही तरह की ओपिनियन होती है, एक अनमोडिफाइड एक मॉडिफाइड। मॉडिफाइड के अंदर फिर 3 पार्ट है, लेकिन ओपिनियन वो मॉडिफाइड है। बात समझ में आई? ठीक है जी, आओ जरा वापस चलते हैं। तो अनमोडिफाइड का मतलब है क्लीन रिपोर्ट, जिसमें वो लिख के देगा कि सब कुछ सही। फिर देखो लाओ तुम्हें अब याद कराते हैं चीजें। ये है चिंटू दी ग्रेट। चिंटू दी ग्रेट पहली बार ऑडिटर बन के गया, सीए बन के गया, सूट बूट पहन के गया, डिग्री लेने के बाद कंपनी की ऑडिट करी। कोई बहुत ही दूर दराज पहाड़ों में एक कंपनी थी, उसकी ऑडिट इसको मिली। इसने कहा बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, हम अच्छे से सूट बूट पहन के जाएंगे। एकदम दूर दराज वाली कंपनी की इसने ऑडिट चुन ली। अब एक दिन ये अपने घर से निकल ही रहा था, अपने होटल से निकल ही रहा था क्लाइंट प्लेस पे जाने के लिए, कि बाहर पान की दुकान पे एक अंकल जी इसको दिख गए। अंकल जी ने बोला साहब जी, लेकिन अंकल जी पान चबा रहे थे, तो साहब जी की जगह सुन रहा ताप जी। अंकल जी कह रहे ताप जी रुको, ताप जी कह रहे चिंटू जी आए, कह रहे क्या हो गया भाई साहब? कह रहे ताप जी बाहर बहुत कोहरा हो रहा है, बाहर बहुत कोहरा होता है, खो जाओगे तुम लोग, तुम नए आए हो यहाँ पे, पहाड़ों में मत निकलो, ऐसे खो जाओगे।
वो कह रहा नहीं नहीं, मेरे को ऑडिट करने जाना बहुत जरूरी है, मैं तो ऑडिट करने जाऊंगा, मेरी पहली ऑडिट है, मैं ऐसा नाम खराब नहीं कर सकता। कह रहा ताप जी कोरा हो रहा है, खो जाओगे, लोस्ट हो जाओगे। कह रहा नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगा। कह रहा तो ठीक है, एक काम करो, आप अपनी एक फोटो दे जाओ। कह रहे क्यों, फोटो क्यों चाहिए तेरे को? कह रहे कि जब आप खो जाओगे, लोस्ट हो जाओगे, तो फिर मेरे को आपकी डीपी लगानी पड़ेगी मिसिंग के पोस्टर पे, मेरे को आपकी डीपी लगानी पड़ेगी मिसिंग के पोस्टर पे। तो बस तापजी कोरा लोस्ट, और फिर ये मिसिंग का पोस्टर जिसमें हम क्या लिखते हैं, प्लेस और डेट। टी बोले तो इसको जरा याद करना, तापजी कोरा लोस्ट। देखो टी बोले तो टाइटल, टाइटल कह रहा है कि एक ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहले होना चाहिए टाइटल, जिसमें साफ साफ लिखा हो कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। देखो ये रहा रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट का टाइटल, उसमें साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। ठीक है जी। उसके बाद टाइटल के बाद एड्रेसी, एड्रेसी में क्या लिखा होगा, किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसके लिए रिपोर्ट को प्रिपेयर करी जा रही है, ये कहाँ से पता चलेगी, या तो लो रेगुलेशन से या फिर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट से। अगर लिस्टेड कंपनी है तो कंपनी लॉ ने बता रखा है कि कौन ओनर्स है, शेयर होल्डर्स है, तो वो। अगर प्राइवेट कंपनी है तो किसको देनी है रिपोर्ट, किसको देनी है, वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में पता चल जाएगा। ठीक है, ऑफन शेयर होल्डर्स को करी जाती है या फिर टीसीडब्ल्यूजी को करी जाती है। लिस्टेड कंपनी के केस में हम इस तरह से लिखते हैं, आपको मैंने दिखाई दिया, ता आप जी, TAABG, टाइटल एड्रेसी ऑडिटर्स ओपिनियन। बोलो मेरे साथ, टाइटल एड्रेसी ऑडिटर्स ओपिनियन। बोलोगे नहीं फिर याद नहीं होगा, फिर मत कहना कि भैया याद नहीं हुआ, बोलो याद होगा। टाइटल एड्रेसी ऑडिटर्स ओपिनियन, ताप जी, टाइटल एड्रेसी ऑडिटर्स ओपिनियन। ऑडिटर की ओपिनियन कह रहे कि फर्स्ट सेक्शन में, फर्स्ट सेक्शन का नाम है ओपिनियन। ओपिनियन में हम क्या क्या लिखते हैं, हम पहले तो एंटिटी का नाम बताते हैं कि किसका ऑडिट कर रहे हैं, फिर हम लिखते हैं कि भैया हमने ऑडिट कर दिया है इस फलानी एंटिटी का। स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन ऑडिटेड, हम हर एक स्टेटमेंट का टाइटल डालते हैं कि भैया P&L कैश फ्लो। ठीक है, हम नोट्स को रेफर करते हैं, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का रेफरेंस देते हैं, और हम डेट बताते हैं कि भैया किस साल के लिए हमने ऑडिट करी है। लो ये देखो, सबसे पहले आ गया ओपिनियन, TAA, एड्रेसी था ना, टाइटल एड्रेसी, एड्रेसी टू द मेंबर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिर आ गया ओपिनियन, 5 चीजें क्या, सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी ओपिनियन वाला क्वेश्चन आए ये 5 पॉइंट्स तुमको लिख के आने हैं। ये नहीं लिख के आना कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट से ट्रू एंड फेयर, ये तो लिख के ही आना, लेकिन वो 5 पॉइंट भी लिखने हैं। यहीं सारे बच्चे अपने नंबर कटवाते हैं। ये 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। देखो क्या क्या था, एंटिटी आइडेंटिफाई करेगा, बताएगा कि हमने ऑडिट कर दिया है। टाइटल देखो, वी हैव ऑडिटेड, बता रहे कि हमने ऑडिट करा है। क्या ऑडिट करा है, स्टैंड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंटिटी को आइडेंटिफाई करा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। क्या क्या है उसमें देखो, टाइटल ईच स्टेटमेंट का, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, हर एक चीज हमने ऑडिट करी है। ठीक है जी। समरी ऑफ मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। डेट, डेट भी यहीं कहीं पे लिखी होगी, ये देखो ये रहा, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2014 के लिए हमने ऑडिट करा है। तो सारी चीजें आ गई, तुम्हारी कवर हो गई। फिर वो एक ओपिनियन देगा। When expressing an unmodified opinion, कोई भी एक चीज यूज कर सकता है कि in our opinion accompanying financial statement gives a true and fair view या presents fairly in all material aspects in accordance with AFRF। देखिए इन्होंने कौन सी कर रखी है, इन्होंने कौन सी कर रखी है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, in our opinion to the best of our information this standard financial information give the information required by companies act and give a true and fair view। इन्होंने लिख रखा है give a true and fair view, ना कि presents fairly। ठीक है जी, तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों एक जितनी ही इक्विवेलेंट है। फिर वो बोल रहा है कि जब एक ऑडिटर अनमोडिफाइड यानी कि क्लीन ओपिनियन एक्सप्रेस करता है तो उसको ये फ्रेजेस यूज नहीं करने चाहिए, जैसे कि विद द फोरगोइंग एक्सप्लेनेशन सब्जेक्ट टू, क्योंकि इनसे कंडीशनल ओपिनियन लगती है कि भैया हम इतने श्योर नहीं है या फिर कंडीशन पे बेस्ड है, तो आपको ये चीजें यूज नहीं करनी है, ये बता रहा है। ठीक है जी। TAAB, टाइटल एड्रेसी ऑडिटर्स ओपिनियन। बी फॉर बेसिस फॉर ओपिनियन, ओपिनियन के जस्ट नीचे आता है बेसिस फॉर ओपिनियन, कि हमारी क्या ओपिनियन है और क्यों है हमारी वो ओपिनियन। ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन डायरेक्टली फॉलोइंग द ओपिनियन सेक्शन, जिसका नाम होगा बेसिस फॉर ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर क्या है, 11। लो मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
देखो सेम लाइन लिखा है, ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन डायरेक्टली फॉलोइंग द ओपिनियन सेक्शन विद द हेडिंग बेसिस फॉर ओपिनियन। एक्सप्लेन करो उसमें क्या चीजें आती हैं। क्या क्या आता है इसमें, आपको बताना है कि हमने एससी के हिसाब से ऑडिट करी है, आपको बताना है कि भैया यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो हमारी क्या क्या जिम्मेदारी थी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना एटसेट्रा एटसेट्रा, हमारी क्या जिम्मेदारी थी, आप वो वहां पर जाके पढ़ सकते हो। एक स्टेटमेंट देनी है कि भैया हम इंडिपेंडेंट है, एक स्टेटमेंट देनी है कि हमने अपनी सारी फुलफिल कर दी है एथिकल रिक्वायरमेंट्स। क्या होती है एथिकल रिक्वायरमेंट्स, चैप्टर 11 में पढ़ाया था, अगर नहीं आता तो जाके वीडियो देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स प्लस इंडिपेंडेंस। ठीक है जी, आपको बताना है, स्टेटमेंट देनी है कि हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया। ये सारी चीज़ें आती हैं बेसिस फॉर ओपिनियन में। देखो क्या इन्होंने बता रखा, क्या कहाँ है बेसिस फॉर ओपिनियन, कि हमने ऑडिट कर दी है, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्दर डिस्क्राइब है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन में, हम इंडिपेंडेंट है, हमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करी है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, वी हैव फुलफिल्ड दी एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, हमने एविडेंस लिया है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, सारी चीज़ें आ गई। देख रहे हो सेम सेम ही चीज़ें जैसी ओरिजिनली सीए बना के देता है, तुम भी वैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिपोर्ट बना के दे सकते हो, ऑडिट रिपोर्ट बना के दे सकते हो, बस तुम्हारे साइन नहीं चलेंगे, पर हाफ सीए तो तुम बनेगा, है ना। और इसी तरह पढ़ते रहोगे तो फुल सीए भी बहुत जल्दी बन जाओगे। TAABG ताब जी, जी फॉर गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न आता है ऐसे 570 के अंदर। देखो मैनेजमेंट को हमेशा असेस करना होता है कि कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं, कंपनी अपना बिजनेस चला पाएगी या नहीं चला पाएगी। अगर चला पाएगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं अक्रूवल बेसिस पे, अगर नहीं तो बनते हैं लिक्विडेशन बेसिस पे। ठीक है, तो ऑडिटर को चेक करना होता है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन सही है या नहीं, क्या एंटिटी अपना बिजनेस कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं, कहीं मैनेजमेंट की इंटेंशन तो नहीं बंद करने की, या फिर मैनेजमेंट के पास कोई चारा तो नहीं कि भाई चारा ही नहीं बचाओ कि भैया अब फंडिंग मिल रही तो बंद करना ही पड़ेगा। तो ऑडिटर ये सारी चीज़ें देखेगा। हमने एस से 570 में सब कुछ पढ़ाया था, आपको वीडियो अवेलेबल है, और बहुत ही प्यारे प्यारे चार्ट्स के थ्रू पढ़ाया था। ये देखो, ये देखो, ये सारे चार्ट्स थे हमारे एस से 570 के, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं आता है गोइंग कंसर्न तो उससे बेस्ट वीडियो तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, जाओ मोज लो। ठीक है जी, ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा जो भी उसको एविडेंस मिला है रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, की मैनेजमेंट ने सही से करा है कि नहीं करा यूज। फिर वो कंक्लूड करेगा कि क्या भैया कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है क्या, मटीरियल अनसर्टेनिटी कोई खतरा, कब, जब उसका मैग्नीट्यूड और लाइक्लीहुड बहुत बड़ा हो कि उसको लगता है ऑडिटर की जजमेंट में वो नेसेसरी है बताना। ठीक है जी, फिर है की ऑडिट मैटर, ताबजी कोरा, टाइटल एड्रेसी ऑडिटर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, जी फॉर गोइंग कंसर्न, TAABG के फॉर है के ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर क्या होते हैं, वो मैटर्स जो ऑडिटर को लगता है कि भैया ऑफ सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, उसको बताने चाहिए। ठीक है जी, वो मैटर्स फॉर ऑडिट्स ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि लिस्टेड एंटिटी के लिए तो ऑडिटर को कम्युनिकेट करने ही होते हैं। हम वैसे की ऑडिट मैटर्स पूरा एस से 701 में पढ़ेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप वहाँ पर डिटेल में मुझसे पढ़ लीजिएगा। की ऑडिट मैटर्स लिस्टेड एंटिटीज के लिए तो वो कम्युनिकेट करेगा ही करेगा, कह रहा है, और जहां जहां लो रेगुलेशन ने बोला तो वो अदर देन लिस्टेड एंटिटीज के लिए भी कम्युनिकेट करेगा। फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या कोई और भी की ऑडिट मैटर है जो उसको बताने चाहिए, जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं, पब्लिक को पता होने चाहिए, तो वो भी उसमें इंक्लूड कर सकता है। ताबजी, TAABGKO, कोरा, O फॉर अदर इंफॉर्मेशन। रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट 400 पन्ने की, हमारी ऑडिट रिपोर्ट 10 पेज की, तो बाकी के 400 पन्नों में वो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको हम बोलते हैं अदर इंफॉर्मेशन। एस से 720 इसके बारे में बताता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, फाइनल के सिलेबस में। ठीक है जी, तो इसको हम छोड़ते हैं, अदर इंफॉर्मेशन के बारे में इसमें वो कुछ कुछ चीज़ें बताता है। फिर है ताबजी कोरा, KOR, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, इंटरनल कंट्रोल लगाना ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने, असेस करना कि भैया एंटिटी ऐसे 570 के हिसाब से गोइंग कंसर्न
है कि नहीं है, एंटिटी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, ठीक है जी। ओवरसाइट करना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही से बन रही है कि नहीं बन रही, ये सारी जिम्मेदारियां हैं मैनेजमेंट की। देखो इसमें जरा क्वेश्चन देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन विद हेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है। ऐसे 200 में, चैप्टर 1 में ऐसे 200 में हम पढ़ते हैं प्रेमाइसिस या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर 1 की वीडियो भी अवेलेबल है, तुम जाके देख सकते हो अगर तुम्हें नहीं आती है तो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इंटरनल कंट्रोल लगाना, एंड टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो वहां से बेस बनाया था, कह रहा है ऐसे 200 एक्सप्लेन करता है प्रीमाइस रिलेटिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट विच एन ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद ऑन विच, मतलब ऐसे 200 एक्सप्लेन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑन विच एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसे इज कंडक्टेड, जिसके बेस पे हम ऑडिट करते हैं। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन 9 कह रहे हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन विद हेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे 200 एक्सप्लेन करता है प्रीमाइस, जिसके बेस पे फिर ऑडिटर ऑडिट करता है एक्सप्लेन। तो ये लाइन आपको इसने यहाँ से लिख के दे दी, ये 2 लाइन, एक यहाँ वाली और एक यहाँ वाली, इसने आपको लिख के दे दी और कह रहा है एक्सप्लेन। तो आपको ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन करके आना है, कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी। फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो मैंने क्या बताया था कि कहाँ से शुरू करोगे, स्टेटमेंट से शुरू करोगे, ठीक है जी। फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन इसमें लिखने की एज सच कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई कहानी सुना नहीं रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है सिंपल, ठीक है। फिर है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं, नीचे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है लोकेशन, ताबजी कोरा, टी फॉर टाइटल, ए फॉर एड्रेसी, बोलो मेरे साथ, ए फॉर AATAABG, ए फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन, बी फॉर बेसिस फॉर ओपिनियन, जी फॉर गोइंग कंसर्न ताबजी, के फॉर की ऑडिट मैटर, ओ फॉर अदर इन्फॉर्मेशन, जो ऐसे 720 के जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन नाम याद रखना, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, एंड ए फॉर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताबजी कोरा लोस्ट, एल फॉर लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बहुत बड़ी होती है, तो इसलिए हम उसको या तो ऑडिट रिपोर्ट की बॉडी में भी डाल सकते हैं, या फिर एक अलग से अपेंडिक्स, एक अलग से पन्ना लगा सकते हैं स्टैपल करके, जिसमें हम बोल रहे हैं कि भैया उसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या फिर हम किसी वेबसाइट का रेफरेंस दे सकते हैं कि भैया उस वेबसाइट को खोल लो, वहां पर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है, वो सारी हमारी जिम्मेदारी है। अभी तक तो ऐसी कोई वेबसाइट है नहीं, किसी दिन ICAI डाल देगा तो हम वहां का भी रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। LO फॉर अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शन 143(3) की, कारों की, ये सारी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हम बताते हैं अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, हेडिंग डालते हैं रिपोर्ट ऑन अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। फिर सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर, LOS, सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर, सिग्नेचर में कह रहा है कि उसको अपना मेंबरशिप नंबर भी लिखना होता है। फर्म अगर अपॉइंट करी है तो फिर फर्म का मेंबरशिप नंबर भी लिखना होता है। रिपोर्ट ऑडिटर अपने पर्सनल नाम पे साइन करेगा और फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी वो लिखेगा। LOS, T से कुछ नहीं है, ताबजी कोरा लोस, ठीक है जी, T से कुछ नहीं है। उसके बाद क्या था, DP का उल्टा करो PD, P फॉर प्लेस ऑफ सिग्नेचर, कि कहाँ पर उसने साइन करी है, किस सिटी में उसने ऑडिट रिपोर्ट साइन करी है, दैट इज प्लेस ऑफ सिग्नेचर। एंड D फॉर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, किस दिन उसने साइन करी है। डेट कब की होनी चाहिए, एविडेंस मिलने के बाद की, उससे पहले की नहीं हो सकती, कॉमन सेंस की बात है। फिर वो क्या कह रहे हैं, उसमें लिखा होना चाहिए कि सारे रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, ठीक है, और रिकॉग्नाइजिंग अथॉरिटी ने सारी जिम्मेदारी ले ली है, यानी कि TCW ने साइन कर दिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी हो चुकी है, उसके बाद हमने ऑडिट करी है और उनकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो मान रहे हैं, ठीक है जी। जिस भी डेट को आप रिपोर्ट साइन करोगे वो यहाँ पर दे दी जाएगी। दिखाऊं तुम्हें ज़रा, देखो ये था की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर तुम्हें दिखाएंगे बाद में। की ऑडिट मैटर होता है क्या वैसे, कि जो मैटर्स उसको लगता है कि भैया काम करने में डिफिकल्टी आई, सिग्निफिकेंट थे, इंपॉर्टेंट थे, उसको उसने कैसे डील किया, वो वाली चीज़ें उसमें बताया जाता है कि भैया IT से रिलेटेड चीज़ों को मैंने कैसे डील किया है, ये सारी चीज़ें वो बताता है, ठीक है जी।
ROLR रिपोर्ट ऑन अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तुम्हें बताया था, ठीक है जी। एंड लास्ट में अगर तुम्हें देखेगा तो देखो कहाँ साइन किया, प्लेस मुंबई, और डेट साइन कर दिया। साइन करते टाइम उसका मेंबरशिप नंबर और यूडिन उसने दे रखा है। यूडिन क्या होता है, यूडिन क्या होता है, कह रहा है कि बहुत लोग ना झूठे साइन करने लग गए थे कि वो सीए भी बना भी नहीं है और सीए के साइन कर दे रहा है, तो इसीलिए आईसीआई ने यूडिन का कॉन्सेप्ट लाया। अब आपको पोर्टल पर जाना होता है, सिर्फ सीए के पास वो पोर्टल का एक्सेस होता है। पोर्टल पर जाके आप एक नंबर जनरेट कर सकते हो, वो नंबर आप डालते हो, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर इसकी फुल फॉर्म होती है, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक रिपोर्ट के लिए आपको एक नया डॉक्यूमेंट नंबर बना के चलना होता है, ठीक है जी, जिससे हम पहचान पाते हैं कि भैया ये सच में किसी सीए ने ही साइन करी। बात समझ में आई। इसको मैंडेटरी किया गया था 1 Feb 2019 से। जिनके पास फुल टाइम सीओपी है यूडिन पोर्टल का वो एक्सेस ले सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और यूडिन जनरेट कर सकते हैं, और यूडिन भी मेंशन करना है आपको हर एक ऑडिट रिपोर्ट में। ये बात समझ में आ गई। आओ जरा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने छोड़ दी थी वो क्या बोलता है। 3 सेक्शन है इसके, 3 सेक्शन। पहला सेक्शन बोलता है ऑडिटर को बताने कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। क्या ऑब्जेक्टिव है, तसल्ली लेना और रिपोर्ट देना, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस एंड टू इश्यू अ रिपोर्ट। फिर वो बताएगा कि सर रीजनेबल का मतलब एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है, 100% गारंटी नहीं है, इट इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, कोई गारंटी नहीं। और मिस स्टेटमेंट फ्रॉड से भी आ सकती है, एरर से भी आ सकती है, और फ्रॉड से होने वाली मिस स्टेटमेंट्स को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, हार्ड टू डिटेक्ट होती है, तो हो सकता है कि शायद हम नहीं पकड़ पाए। ये सारी चीजें वो बता देगा, ठीक है जी। मटीरियलिटी के बारे में भी बता देगा। कह रहा है कि हम सिर्फ वो चीज़ें कंसिडर करते हैं जो मटीरियल होता है, और मटीरियलिटी हमने क्या डेफिनेशन ली है, हमने किस चीज़ को मटीरियल माना है, वो भी वो बता देगा। फिर दूसरा सेक्शन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या क्या चीज़ें बताएगी। वो बताएगा कि यार हम प्रोफेशनल जजमेंट को एक्सरसाइज करते हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके रहते हैं, अलर्ट रह के चलते हैं। फिर वो बताएगा कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस करना। ये जिम्मेदारियां हमने चैप्टर 11 में एसए 210 में ऑडिट रिपोर्ट के अंदर पढ़ी थी, वही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर हैं। हमारी जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेना। हमारी जिम्मेदारी है पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएटली लगी है कि नहीं वो चेक करना। हमारी जिम्मेदारी है कि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न सही से इस्तेमाल किया है कि नहीं वो चेक करना। हमारी जिम्मेदारी है कि ओवरऑल प्रेजेंटेशन, ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरह का है वो चेक करना, ठीक है जी। ये सारी बेसिक सी हमारी जिम्मेदारी है। और फिर हम डिस्क्राइब करेंगे कि अगर ग्रुप ऑडिट हो रही है, अगर 4 ऑडिटर इकट्ठे काम कर रहे हैं, रिलायंस में अगर हम देखें तो देखो ये डेलोइट है, ये चतुर्वेदी एंड शाह है, तो 2 ऑडिट फर्म है, यानी कि ये जॉइंट ऑडिट है, दोनों ने मिलकर काम किया है। तो उसमें हमारी क्या क्या जिम्मेदारी थी, उसमें हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, किस एरिया को हमने कवर किया, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या उसने कवर किया, क्या मैंने कवर किया, ये सारी चीज़ें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बता के चलेगा, ठीक है जी। 2 सेक्शन हो गए बेसिक से। वीडियो पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो पढ़ लो एक बारी, एंड खत्म होने वाला है ऐसे 700 वैसे। Auditor's responsibilities for the audit of financial statement section in the auditor's report also state कि भैया ऑडिटर ने कम्युनिकेट किया है टीसीडब्ल्यूजी को। कह रहा है कि वो ये भी बताएगा कि हम टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करते हैं प्लान स्कोप एंड टाइमिंग एंड सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, जो भी कमियां हमें मिली। ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को एक स्टेटमेंट देता है कि हमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई कर लिए, हमने इंडिपेंडेंस कंप्लाई कर लिए, स्पेशली इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, ये भी वो बता के चलेगा, ठीक है जी। और वो बता रहा है कि भैया एसए 701 कैम में वो बताता है कि कौन से मैटर्स थे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट थे, वो भी उसने टीसीडब्ल्यूजी को बताए हैं। लिस्टेड एंटिटीज के लिए कैम मैंडेटरी होता है। अगर आपको लगता है कि भैया ऐसा कोई मैटर नहीं था जो डिफ़िकल्ट था, जो मुश्किल था, कोई सिग्निफिकेंट जजमेंट हमें नहीं लगानी पड़ी, तो वहाँ पर आप कैम खाली भी छोड़ के दोगे, नील कैम रिपोर्टिंग उसको बोलते हैं, जिसमें आप लिखते हो कि भैया कोई की मैटर्स नहीं थे, लेकिन आप पैराग्राफ ज़रूर डालते हो, ठीक है जी। फिर वो लास्ट में बोल रहा है ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। कह रहा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लॉ कुछ और बोले और एसए 700 ने कुछ और रिपोर्ट का फॉर्मेट दे रखा है। अब जो एसए 700 ने दे रखा है और लॉ ने दे रखा है, अगर वो सेम है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तब तो आप एसए वाला लेआउट एंड वर्डिंग यूज कर सकते हो,
क्योंकि वो बहुत अच्छा है, सारा कंसिस्टेंट रहेगा, कंपेरेबल रहेगा। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस, अगर ऐसे 200 बोलता है कि अगर कोई डिफरेंसेस हैं, ऐसे 200 एक्सप्लेन कि ऑडिटर को लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना है एसएस के साथ भी, ठीक है जी। फिर अगर आपके कोई डिफरेंस है, अगर डिफरेंस सिर्फ इतना है लेआउट का या वर्डिंग का, लेआउट का या वर्डिंग का, तो ये बोल रहा है कि आप उसका लेआउट भी उसका लेआउट भी यूज कर सकते हो। ए टू एम यानी कि ताबजी, कोरा, लोस्ट, प्लेस, डेट, ए टू एम सारे के सारे एलिमेंट्स अगर इंक्लूड हो रहे हैं, सिर्फ लेआउट का डिफरेंस है कि भैया उसने नीचे वाला प्लेस डेट ऊपर लिख दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर लिख दिया, ये नीचे लिख दिया, ये ऊपर लिख दिया, सिर्फ लेआउट का डिफरेंस है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो और एसए का रेफरेंस दे सकते हो। लेकिन वो कह रहा है कि ए टू एम तो इंक्लूड होना ही चाहिए अगर इन एलिमेंट्स में से ताबजी, कोरा, लोस्ट में से कुछ भी मिसिंग है। अगर आपने ताबजी, कोरा, लोस्ट, प्लेस, डेट सब कुछ इंक्लूड नहीं करा तो आप एसए का रेफरेंस नहीं दे सकते। अगर कुछ एडिशनल है तो डाल दो, कोई इशू नहीं है, एसए का रेफरेंस दे दो। लेआउट को फॉलो करने की एज सच आपको कोई खास जरूरत नहीं है। कह रहा है कि रिक्वायर्ड ऑर्डरिंग, जो भी हमने ऑर्डर बताया वो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है एज सच। अगर लो रेगुलेशन कुछ और बोलता है तो लेआउट आप उनका यूज कर सकते हो और एसए का रेफरेंस दे सकते हो। लेकिन अगर आपको एसए का रेफरेंस देना है तो ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होने चाहिए, तभी आप एसए का रेफरेंस दोगे। अगर सारे एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं है तो आप एसए का रेफरेंस नहीं दोगे। एसए को फालतू में बदनाम नहीं करो, ठीक है जी। फिर तो एक ऑडिट रिपोर्ट का इलस्ट्रेशन है कि कैसी दिखती है, वो तो मैंने तुमको दिखा ही दी है, ठीक है, सारी चीजें हमने पढ़ ली है। यहां पर आपका एसए 700 खत्म हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर आपका एसए 700 खत्म हो जाता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी और दिक्कत परेशानी यू कैन व्हाट्सएप मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है? मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9817664456। ठीक है जी, यू कैन कनेक्ट मी, कोई भी और दिक्कत परेशानी आती है। वीडियो कैसी लगी मुझे बता देना, क्या सब कुछ समझ में आ गया कि नहीं मुझे बता देना। ताबजी, कोरा, लोस्ट अच्छा लगा कि नहीं मुझे बता देना। कमेंट जरूर करके जाना। वीडियो अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दो अब तक, ठीक है जी। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कौन सा ऐसे आपको चाहिए, कौन सा ऐसे आपको मुश्किल लगता है वो मुझे ज़रा बता देना, और मोस्ट प्रोबेबली मैंने वो अपने चैनल पे डाल रखा होगा, ठीक है जी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ढेर सारा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय।